नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। कभी कभी लगता है ना जैसे दिन छोटे होते जा रहे हैं या शायद करने को इतना कुछ है कि भाई 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। आज हम इसी उलझन से थोड़ा जूझने की कोशिश करेंगे। समय प्रबंधन की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं। ये प्रभावी समय प्रबंधन रणनीतियों पर फोकस करते हैं। अब इनमें कुछ तकनीकें तो ऐसी हैं जिनके नाम सुने हुए लगते हैं, पर सवाल ये है कि क्या इनमें कोई गहरा सबक है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज का हमारा मकसद सिर्फ इन नोट्स से एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि उन रणनीतियों के पीछे का क्यों और कैसे उसको समझना है, ताकि हम अपने समय का सिर्फ हिसाब ना रखें, बल्कि उसे सच में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएं और हाँ, ज़्यादा सार्थक नतीजे भी मिले। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये सिर्फ ज्यादा काम निपटाने के बारे में तो नहीं है ना, शायद ये सही काम सही तरीके से करने और साथ ही थोड़ा सुकून बनाए रखने के बारे में ज्यादा है। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर हम समय प्रबंधन को ना एक और बोझ समझने लगते हैं, एक और काम जो हमारी लिस्ट में जुड़ गया। लेकिन अगर सही नजरिए से देखें तो ये तकनीकें असल में हमें बोझ से मुक्त करने में मदद कर सकती हैं। ये सरल लग सकती हैं, लेकिन इनका लगातार और समझदारी से इस्तेमाल वाकई बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसा कि नोट से इशारा करते हैं, पहली सीढ़ी क्या है? अपने लक्ष्यों को साफ करना। हाँ, पहला बिंदु, लक्ष्य स्पष्ट करें। नोट्स कहते हैं कि छोटी और लंबी अवधि दोनों तरह के लक्ष्य लिखें और उन्हें स्मार्ट बनाएं। ये वाला फॉर्मूला तो बहुत सुना है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। पर क्या ये वाकई जमीनी हकीकत में उतना कारगर है? कई बार तो लक्ष्य बनाना ही अपने आप में एक बड़ा काम लगने लगता है। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, स्मार्ट फॉर्मूला लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि ये ना अस्पष्ट इच्छाओं को ठोस योजनाओं में बदलने में मदद करता है। जैसे फिट होना है, ये एक इच्छा है। हाँ, लेकिन अगले 3 महीनों में हर हफ्ते 3 बार 30 मिनट दौड़ना है, ये एक स्मार्ट लक्ष्य है। यह दिलचस्प बात सिर्फ ये छोटा सा नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे का मनोविज्ञान है। जब हम लक्ष्यों को लिखते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा वास्तविक, ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अच्छा, लिखने भर से? हाँ, और स्मार्ट का ए यानी अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, और आर यानी रेलेवेंट, प्रासंगिक, ये इससे अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमारी क्षमताओं के दायरे में हो और हमारे बड़े जीवन मूल्यों या मकसदों से जुड़ा हो। वरना क्या होगा? प्रेरणा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, उसे पाने की प्रेरणा जल्द ही खत्म हो सकती है। मतलब सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं, ये भी देखना है कि वह हमारे लिए मायने रखते हैं या नहीं, और क्या हम उन्हें सच में हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए लक्ष्य तय हो गए, फिर अगला कदम क्या? नोट्स कहते हैं प्राथमिकताएं तय करो, प्रायोरिटीज। और यहाँ 80-20 नियम का जिक्र है। हाँ, पेरेटो सिद्धांत या 80-20 नियम, ये विचार के हमारे लगभग 80% परिणाम वो हमारे केवल 20% प्रयासों से आते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये कई क्षेत्रों में सच पाया गया है। समय प्रबंधन के संदर्भ में इसका मतलब है कि हमारे सारे काम बराबर महत्व के नहीं होते। कुछ मुट्ठी भर काम ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं। अरे, ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है। मतलब हम अपना ज्यादातर समय उन कामों पर बर्बाद कर रहे हैं जिनका असर बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ असली चुनौती तो यही है ना कि वो 20% काम पहचाने कैसे जाएं, खासकर जब सब कुछ ही जरूरी लगता है, सब कुछ अर्जेंट लगता है। बिल्कुल, यही सबसे मुश्किल हिस्सा है और यहीं पर सबसे ज्यादा चूक होती है। इसे पहचानने के कुछ तरीके हो सकते हैं। खुद से पूछें, अगर मैं आज सिर्फ 1 या 2 काम ही कर पाऊं तो वो कौन से होंगे जिनका मेरे लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। या फिर कौन सा काम न करने पर सबसे ज्यादा नकारात्मक परिणाम होंगे। ये सवाल हमें जरूरी और गैर जरूरी के बीच फर्क करने में मदद करते हैं। बात यह है कि हमें व्यस्त रहने के बजाय प्रभावी होने की मानसिकता अपनानी होगी। कई बार हम आसान या छोटे-मोटे कामों में उलझ करना प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। हाँ, होता है ऐसा। जबकि असलियत में हम सबसे महत्वपूर्ण कामों को टाल रहे होते हैं। तो ये एक तरह की ईमानदार आत्मसमीक्षा मांगता है रोजाना। और उन प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए नोट्स में टू डू लिस्ट का जिक्र है। ये तो बहुत पुराना तरीका है, क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है? टू डू लिस्ट बहुत शक्तिशाली हो सकती है, बहुत, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। नोट्स में नोशन, टूडूइस्ट जैसे ऐप्स का जिक्र है, या फिर पारंपरिक नोटबुक। देखिए, माध्यम उतना महत्वपूर्ण नहीं, हाँ, जितना उसका इस्तेमाल करने का तरीका। इसकी सबसे बड़ी ताकत शायद मनोवैज्ञानिक है। किसी काम को पूरा करके उसे लिस्ट से काटना,
टिक करना, उससे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। हाँ, वो टिक लगाने वाली फीलिंग तो अच्छी होती है, संतुष्टि मिलती है। हाँ, संतुष्टि और प्रेरणा मिलती है। लेकिन क्या टू डू लिस्ट कभी-कभी भारी नहीं पड़ जाती? मतलब बहुत लंबी लिस्ट देखकर तो शुरू करने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है। ये एक आम समस्या है, बिल्कुल है। एक प्रभावी टू डू लिस्ट बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। शायद उसे 80-20 नियम से जोड़कर देखना चाहिए। अच्छा, कैसे? लिस्ट में सबसे ऊपर वो 1 से 3 काम होने चाहिए जो आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही 20% वाले। बाकी काम उनके बाद आ सकते हैं। और हाँ, लिस्ट में काम अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, जैसे रिपोर्ट पर काम करना, ये ठीक नहीं है। तो क्या होना चाहिए? रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट पूरा करना, ये ज्यादा कार्रवाई योग्य है, एक्शन लेने लायक। और एक और बात, हर दिन लिस्ट पूरी ना हो पाए तो निराश होने की बजाय उसे अगले दिन के लिए समायोजित करना सीखना भी जरूरी है। तो लिस्ट को रियलिस्टिक और एक्शन ओरिएंटेड रखना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, लिस्ट बनाने के बाद नोट्स में एक और दिलचस्प तकनीक है टाइम ब्लॉकिंग। जी। मतलब कैलेंडर में कामों के लिए समय तय करना। ये मीटिंग्स के लिए तो समझ आता है, पर अपने व्यक्तिगत कामों के लिए भी ऐसा करना चाहिए। हाँ, ये तकनीक टू डू लिस्ट को एक कदम आगे ले जाती है। लिस्ट बताती है क्या करना है, टाइम ब्लॉकिंग बताता है कब और कितनी देर करना है। नोट्स का उदाहरण याद है जी। सुबह 2 घंटे पढ़ाई, काम, फिर ब्रेक। हाँ। ये दिखाता है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए, शायद वही 20% वाले, जी। उनके लिए सक्रिय रूप से समय निकाल रहे हैं। वरना होता क्या है, दिन ईमेल, छोटी मोटी मीटिंग्स और दूसरी अप्रत्याशित चीजों में निकल जाता है और जरूरी काम रह जाते हैं। सही बात है। हाँ। लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा सख्त या बंधा हुआ महसूस नहीं कराता? मतलब अगर कोई जरूरी कॉल आ जाए या कुछ और तत्काल काम निकल आए तो पूरा शेड्यूल गड़बड़ा सकता है। ये चिंता जायज है, बिल्कुल जायज है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब पत्थर की लकीर बनाना नहीं है। इसे एक गाइडलाइन की तरह देखना चाहिए, एक दिशा निर्देश। अगर कुछ जरूरी आ जाता है तो भाई ब्लॉक को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने पहले से इरादा तय किया था। इससे आप ज्यादा सचेत होते हैं कि आपका समय कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है। और हाँ, इसमें थोड़ा बफर टाइम, मतलब अतिरिक्त समय शामिल करना भी समझदारी है। बफर टाइम। हाँ। ताकि छोटी मोटी रुकावटों से पूरा दिन अस्त व्यस्त ना हो। ये प्रोएक्टिव होने का एक तरीका है, दिन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश, बजाय इसके कि दिन आपको चलाए। प्रोएक्टिव बनाम रिएक्टिव, ये सोचने का अच्छा तरीका है। अब एक और तकनीक जिसका नाम मुझे हमेशा बड़ा मजेदार लगता है, पोमोदोरो तकनीक। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। क्या ये सच में काम करता है? 25 मिनट तो बहुत कम लगते हैं किसी गहरे काम के लिए। ये आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकता है, सच में। खासकर उन कामों के लिए जिनमें फोकस बनाए रखना मुश्किल होता है। या दिन शुरू करने में आलस आता है। अच्छा। हाँ, 25 मिनट का छोटा अंतराल उसे शुरू करना आसान बनाता है, और 5 मिनट का ब्रेक दिमाग को रीसेट करने और थकान से बचाने में मदद करता है। नोट्स के अनुसार 4 ऐसे पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक, 15-20 मिनट का, ये सुझाव है। पर क्या 5 मिनट के ब्रेक में वाकई आराम मिल पाता है, या फिर वो ब्रेक ही ध्यान भटकाने का जरिया बन जाता है? और क्या हर तरह के काम के लिए 25-5 का अनुपात सही है? ये अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे। देखिए, 5 मिनट के ब्रेक का मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या ईमेल चेक करना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दिमाग को आराम देने के बजाय और उत्तेजित कर सकते हैं और भटका सकते हैं। ब्रेक में शायद उठकर थोड़ा टहलना, पानी पीना या बस आंखें बंद करके बैठना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और हाँ, 25-55 का अनुपात सबके लिए या हर काम के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ लोग 50 मिनट काम और 10 मिनट ब्रेक को बेहतर पाते हैं। अच्छा। महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? केंद्रित काम के छोटे सत्र और नियमित छोटे ब्रेक। प्रयोग करके देखना होगा कि आपके लिए क्या काम करता है। ये तकनीक हमारी एकाग्रता के जो प्राकृतिक लय है ना, उसके साथ काम करने की कोशिश करती है। प्रयोग करना और अपने लिए सही तरीका ढूंढना। ये बात तो कई तकनीकों पर लागू होती है। फोकस बनाए रखने की बात चली है तो अगला पॉइंट सीधे इसी से जुड़ा है, ध्यान भटकने से रोकना। नोट्स में फोन नोटिफिकेशंस बंद करने, सिंगल टास्किंग करने और सोशल मीडिया का समय तय करने जैसे सुझाव हैं। ये कहने में जितने आसान है, करने में उतने ही मुश्किल। हाँ, आज के डिजिटल युग में ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सच में नोटिफिकेशंस हमारे ध्यान को लगातार खींचते रहते हैं। उन्हें बंद करना इच्छा शक्ति का परीक्षण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये गहरे काम के लिए जरूरी है। और मल्टीटास्किंग का जो भ्रम है
उसे समझना महत्वपूर्ण है। जैसा नोट्स इशारा करते हैं, सिंगल टास्किंग ज्यादा प्रभावी है। जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, असल में हमारा दिमाग तेजी से कामों के बीच स्विच कर रहा होता है। स्विच कर रहा होता है। हाँ, हर स्विच में समय और मानसिक ऊर्जा लगती है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट, ये दिलचस्प शब्द है। इससे हल्तियां बढ़ती हैं और काम की गुणवत्ता वो गिरती है। मतलब एक साथ कई काम करने की कोशिश में हम असल में धीमे और कम प्रभावी हो जाते हैं। तो उपाय क्या है? सिर्फ नोटिफिकेशंस बंद करना? वो एक जरूरी कदम है, पर शायद काफी नहीं। अपने काम करने के माहौल को भी डिजाइन करना मददगार हो सकता है। माहौल डिजाइन करना मतलब? जैसे एक शांत जगह ढूंढना, जरूरी टैब्स के अलावा बाकी सब ब्राउजर में बंद कर देना, सोशल मीडिया या समाचार वेबसाइट्स के लिए दिन में 1 या 2 बार निश्चित समय तय करना, बजाय हर थोड़ी देर में चेक करने के। और सबसे बढ़कर ये मानसिकता विकसित करना कि एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान देना सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका है। माहौल डिजाइन करना मतलब अपने आसपास के भटकावों को सक्रिय रूप से कम करना। ठीक है। अब आते हैं सुबह के दिनचर्या पर, मॉर्निंग रूटीन। नोट्स कहते हैं कि सुबह का समय सबसे ज्यादा उत्पादक होता है और इसमें व्यायाम, ध्यान, पढ़ने जैसी आदतें शामिल करनी चाहिए। क्या ये अर्ली बर्ड वाली बात सबके लिए सच है? वैज्ञानिक रूप से देखें तो हाँ, सुबह अक्सर हमारी इच्छा शक्ति और मानसिक ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा होता है। रात की नींद के बाद दिमाग ताजा होता है और बाहरी दुनिया की रुकावटें जैसे ईमेल, फोन कॉल्स, वो भी आमतौर पर कम होती हैं। इसलिए नोट्स का ये सुझाव कि सुबह के पहले कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण गहरे फोकस वाले कामों के लिए रखे जाएं, ये काफी तार्किक हैं। और व्यायाम, ध्यान जैसी आदतें दिन की सकारात्मक शुरुआत करने और मानसिक स्पष्टता लाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई नाइट आउल हो तो, मतलब जिससे रात में ज्यादा अच्छे से काम होता हो, क्या उसके लिए ये सुबह वाली सलाह बेकार है? नहीं, जरूरी नहीं। देखिए, मुख्य सिद्धांत ये है कि आप अपने पीक प्रोडक्टिविटी वाले समय को पहचानें। अच्छा। और उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए सुरक्षित रखें। अगर किसी के लिए वो समय देर रात का है, तो उसे अपनी दिनचर्या उसी हिसाब से बनानी चाहिए। सुबह की दिनचर्या का विचार सिर्फ सुबह उठने के बारे में नहीं है, तो फिर? बल्कि दिन की शुरुआत एक इरादे और संरचना के साथ करने के बारे में है। चाहे वो सुबह 6 बजे हो या 10 बजे, लचीलापन महत्वपूर्ण है। अपने पीक टाइम को पहचानना और उसका सम्मान करना, हाँ, ये ज्यादा संतुलित नजरिया लगता है। अच्छा, अगला बिंदु है काम सौंपना सीखना, डेलीगेशन या आउटसोर्सिंग। नोट्स कहते हैं कि जो काम आपके समय के लायक नहीं, उन्हें दूसरों को दें। ये कॉर्पोरेट जगत में तो समझ आता है, पर क्या ये आम इंसान के लिए भी प्रासंगिक है? ये सिद्धांत हर किसी पर कुछ हद तक लागू हो सकता है। बिल्कुल। अगर आप टीम लीडर या बिजनेस ओनर हैं, तब तो ये बहुत जरूरी है। अपनी टीम के सदस्यों को उनकी क्षमता और विकास के अनुसार काम सौंपना, जी। इससे आपकी अपनी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कामों पर लगती है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी सोचें। कैसे? क्या कोई ऐसा घरेलू काम है जिसे आउटसोर्स किया जा सकता है, जैसे सफाई या शायद खाना बनाना, ताकि आपको अपने परिवार या शौक के लिए ज्यादा समय मिले? या क्या कोई दोहराव वाला डिजिटल काम है जिसे किसी वर्चुअल असिस्टेंट को सौंपा जा सकता है? हाँ, ये तो सोचा जा सकता है, पर काम सौंपने में अक्सर हिचक होती है। लगता है कि मैं इसे खुद ही ज्यादा अच्छे से या जल्दी कर लूंगी, या फिर दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल होता है। ये बहुत आम बाधाएं, बहुत आम। नियंत्रण छोड़ने का डर और परफेक्शनिज्म। डेलीगेशन एक कौशल है, इसे सीखना पड़ता है। इसमें सही व्यक्ति चुनना, काम को स्पष्ट रूप से समझाना, जरूरी संसाधन देना और फिर भरोसा करना शामिल है। भरोसा करना, हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। शुरुआत में इसमें समय लग सकता है, लेकिन लंबे समय में ये आपका सबसे मूल्यवान संसाधन, आपका समय और आपकी ऊर्जा बचाता है। ये फिर से 80-20 नियम से जुड़ता है। अपने 20% सबसे महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करने के लिए आपको बाकी 80% को किसी न किसी तरह मैनेज करना होगा, और डेलीगेशन उसका एक तरीका है। तो ये सिर्फ काम दूसरों को देना नहीं, बल्कि एक भरोसे और स्पष्टता का सिस्टम बनाना है। ठीक है। अब 9वें बिंदु पर आते हैं, साप्ताहिक समीक्षा, वीकली रिव्यू। नोट्स कहते हैं कि हर हफ्ते अपने लक्ष्यों और प्रगति की जांच करें। ये थोड़ा अतिरिक्त काम जैसा नहीं लगता? इसे अतिरिक्त काम समझने के बजाय एक जरूरी निवेश की तरह देखना चाहिए। निवेश? हाँ। साप्ताहिक समीक्षा एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है, एक कंपास। ये आपको रुककर ये देखने का मौका देती है कि पिछला हफ्ता कैसा गया, क्या योजना के अनुसार हुआ,
क्या अच्छा काम किया जिसे जारी रखना है, कहाँ चूक हुई या समय बर्बाद हुआ, और आने वाले हफ्ते के लिए क्या समायोजन करने की जरूरत है। तो ये सिर्फ पीछे देखना नहीं बल्कि आगे की योजना को बेहतर बनाना भी है। इस समीक्षा में क्या क्या देखना चाहिए? कुछ मुख्य सवाल हो सकते हैं, जैसे मैंने पिछले हफ्ते क्या हासिल किया, मेरे लक्ष्य कितने आगे बढ़े, कौन सी रणनीतियां काम कर रही और कौन सी नहीं, मेरा समय सबसे ज्यादा कहाँ लगा, क्या कोई ऐसी बाधा या चुनौती आई जिससे मुझे सीखना चाहिए, अगले हफ्ते मेरी मुख्य प्राथमिकताएं क्या होंगी और मैं उन्हें कैसे पूरा करूंगी। ये 15-30 मिनट का सचेत चिंतन आपको ट्रैक पर बने रहने और लगातार सुधार करने में मदद करता है। बिना समीक्षा के हमारी सबसे अच्छी योजनाएं भी वो बस धरी की धरी रह सकती हैं। सिर्फ 15-30 मिनट का निवेश। हाँ, ये तो किया जा सकता है, बिल्कुल। और अंत में 10वां और शायद सबसे जरूरी बिंदु, कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना, वर्क लाइफ बैलेंस। नोट्स याद दिलाते हैं कि समय प्रबंधन सिर्फ काम निपटाना नहीं है, बल्कि आराम, परिवार और शौक के लिए भी समय निकालना है। पर्याप्त नींद और स्वस्थ आहार भी इसमें शामिल है। नहीं, बल्कि पूरक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लगातार काम करते रहना बिना आराम और रिचार्ज के, वो बर्नआउट की गारंटी है। और बर्नआउट न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है, बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। तो आराम करना, शौक पूरे करना, परिवार के साथ समय बिताना, ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक प्रभावी बने रहने के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल, ये समय की बर्बादी नहीं है, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, आप खुद में किया गया निवेश है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, स्वस्थ खाते हैं और उन गतिविधियों के लिए समय निकालते हैं जो आपको खुशी और सुकून देती हैं, तो आप काम पर ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, ज्यादा केंद्रित होते हैं और ज्यादा रचनात्मक भी। समय प्रबंधन का लक्ष्य सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? बल्कि एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जीना होना चाहिए, जिसमें काम उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, पर पूरा जीवन नहीं। संतुलित और संतोषजनक जीवन, ये एक अच्छा लक्ष्य है। तो हमने इन नोट से समय प्रबंधन की 10 रणनीतियों पर एक गहरी नजर डाली है। स्पष्ट और सार्थक लक्ष्य तय करना, 80-20 नियम से प्राथमिकताओं को समझना, प्रभावी टू डू लिस्ट बनाना, टाइम ब्लॉकिंग से इरादे को हकीकत में बदलना, पोमोडोरो से फोकस साधना, विकर्षणों पर काबू पाना, अपने पीक टाइम के अनुसार दिनचर्या बनाना, समझदारी से काम सौंपना, साप्ताहिक समीक्षा से दिशा तय करना, और सबसे जरूरी, कार्य जीवन संतुलन को प्राथमिकता देना। और इन सब का सार यही है कि समय प्रबंधन तकनीकों का एक टूल बॉक्स है, कोई एक जादुई समाधान नहीं है। असली कौशल इस बात में है कि आप अपनी जरूरत, अपने स्वभाव और अपने लक्ष्यों के अनुसार सही उपकरणों का चुनाव करें, उनका लगातार अभ्यास करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें एडजस्ट करें। यह समय को नियंत्रित करने के बारे में उतना नहीं है जितना कि उस समय के भीतर खुद को प्रबंधित करने के बारे में है, अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपने निर्णयों को। तो मेरा सुझाव है, प्रयोग करें, देखें क्या काम करता है और जो नहीं करता उसे छोड़ने में संकोच ना करें। समय प्रबंधन की इन रणनीतियों की इस खोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इस बातचीत से कुछ सोचने लायक और हाँ, अमल करने लायक बातें मिली होंगी। और अब एक विचार आपके साथ छोड़ जाते हैं। इन सभी तकनीकों को जानने के बाद कल के दिन को आज से सिर्फ 1% बेहतर बनाने के लिए आज रात आप कौन सा एक छोटा सा कॉन्क्रीट यानी ठोस कदम उठा सकते हैं? शायद सिर्फ 5 मिनट निकालकर कल की 3 मुख्य प्राथमिकताएं लिखना, या रात को सोने से पहले फोन को कमरे से बाहर रखना। सोचिएगा जरूर। इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं।